सर मेरा नाम अंकित राय है। मैं मध्य प्रदेश के सागर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल सागर से हुई है। मैंने 2022 में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कंप्लीट किया है। मेरी हॉबी बुंदेली व्यंजन बनाना है। हॉबी एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? सर मेरी हॉबी बुंदेलखंड के जो व्यंजन है वो व्यंजन बनाना है, बुंदेली व्यंजन। अच्छा अच्छा, व्यंजन, बुंदेली व्यंजन बनाना आपकी हॉबी। यस सर। ठीक है, कौन कौन से बुंदेली व्यंजन हैं जो कि आप बनाते हैं? सर जो हमारे यहाँ के जो स्थानीय व्यंजन है जैसे भरता, गाकर, फरा, घुघरी, बरा, मंगोड़ी, ये सारे व्यंजन मैं बना लेता हूँ। अच्छा, फरा बनाने में रॉ मटेरियल्स जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं आप बता सकते हैं? सर फरा बेसिकली चावल के आटे से बनता है, लेकिन जो बुंदेलखंड बनता है उसमें गेहूँ और चावल दोनों का आटे को मिक्स करके बनाया जाता है। और क्या फिलिंग भी होती है उसके अंदर किसी चीज़ की? नहीं सर, फिलिंग नहीं होती है, उसको स्टीम किया जाता है। अच्छा, एज इट इज चावल के आटे से हम क्या बनाते हैं? सर मतलब फरा बनाने की जो विधि है वो मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये सर चावल के आटे को थोड़ा सा टाइट डो बनाते हैं। डो बनाने के बाद उसके छोटे छोटे पीस बनाते हैं, उनको थोड़ा सा लॉन्ग शेप में रखा जाता है। उसको बनाने के बाद फिर जी उसको स्टीम दी जाती है। जी। और उसके बाद उसे किस चीज़ से कंज्यूम करते हैं? सर उसके बाद उसको चटनी से भी कंज्यूम कर सकते हैं, और उसमें जीरा और राई का तड़का लगा के वैसे भी खा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, आपने अपना बैचलर्स कर रखा है केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जूलॉजी में, आई थिंक। यस सर। केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री तो बॉटनी। ये जो आपने बैचलर्स किया उसके बाद आपने केमिस्ट्री की फील्ड में कुछ करने के लिए नहीं सोचा? क्योंकि जब बैचलर्स आपने किया होगा या जिस दौर में आपने बैचलर्स में प्रवेश किया होगा तो आपका कुछ टारगेट रहा होगा। ये सर मुझे मास्टर्स करना था, लेकिन सर कुछ थोड़े रीजंस थे, और फिर कंटिन्यू सिविल सर्विस का मतलब मेंस भी लिखा मैंने, तो उस टाइम मैं मास्टर्स नहीं कर पाया किसी कारण से। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी थी अंकित जी, तो आप बीए भी कर सकते थे। वो आपके लिए ज़्यादा सहायक होता, क्योंकि वहाँ पर जीएस से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते थे। ये आपने केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से क्यों चूज़ किया करना? सर जो 11वीं 12वीं में मेरे सब्जेक्ट थे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, तो सर उसमें मुझे इंटरेस्ट था, और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो मैं सिविल सर्विस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट थे उनके साथ साइंस भी पढ़ना चाहता। तो फिर उस टाइम मैंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी पढ़े, और साइंस वाले सब्जेक्ट साथ में पढ़ता रहा। ठीक है। उसके बाद आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए जब आपका बैचलर्स कंप्लीट हो गया? सर उसके बाद मैंने 2022 के बाद 2023 और 24 में MPPSC का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मैंने प्री और मेंस में अटेम्प्ट किया, और इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाया सर मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। पार्ट ए के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि आपने पहले से भी पढ़ रखे होंगे। यस सर। तो वो कितना हेल्पफुल हुआ आपके प्रिपरेशन के दौरान जब आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे थे? तो उसमें क्या हेल्प मिली आपको उस तैयारी से जो कि आप सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे थे? सर सिविल सर्विस की तैयारी से पार्ट ए में मेरा स्कोर अच्छा रहा। मतलब पार्ट ए में जो थोड़ा सा लेंथी पोर्शन आए थे, वो क्वेश्चन मैंने हैंडल कर लिए थे। जी, ठीक है। अभी वर्तमान में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश के, आप बता सकते हैं? सर वर्तमान में MP में दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, श्री राजेंद्र शुक्ल जी और श्री जगदीश देवड़ा जी। अच्छा, राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? राज्यपाल महामहिम मंगू भाई छगन भाई पटेल जी। अच्छा, हाई कोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है मध्य प्रदेश का? सर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में सिचुएटेड है। अच्छा, इसकी बेंचेस भी हैं मध्य प्रदेश के अंदर? यस सर, इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक ग्वालियर में है, एक इंदौर में है। ठीक है। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात आप बता सकते हैं? सर लिंगानुपात 936। 936, ठीक है। पार्ट बी के अंदर आपने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ा होगा अंकित जी। यस सर। जैसे कि मिड डे मील्स, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये सर मिड डे मील 1995 में भारत सरकार द्वारा एक स्कीम शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि इस प्राथमिक स्कूल में नामांकन दर को बढ़ाना, और जो कुपोषण की समस्या है भारत में, उससे निपटने के लिए बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करना।
सर, पहले पका हुआ भोजन देने का जो व्यवस्था हुई है वो बाद में शुरू की गई। पहले मतलब सर कच्चा वो दिया जाता था घर पे पकाने के लिए, दलिया या खिचड़ी के पैकेट दिए जाते थे। अच्छा अच्छा। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम लॉन्च करी गई थी? सर ये एचआरडी जो मिनिस्ट्री थी, उस टाइम पे एचआरडी मिनिस्ट्री थी, अभी शिक्षा मंत्रालय वो इस स्कीम का संचालन करता है। अच्छा, इसके लिए जो भी पैसे आवंटित किए जाते हैं उसमें क्या ये पूरी तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? नहीं सर, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं इसके लिए। इसमें सर मुझे जितना याद आ रहा है इसमें 60-40 का रेशो रखा जाता है। अच्छा अच्छा। तो अभी इस स्कीम को क्या मिड डे मील स्कीम के नाम से ही जाना जाता है वर्तमान समय में? नो सर, 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसे प्रधानमंत्री पोषण मिशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पोषण का फुल फॉर्म क्या होगा? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मिड डे मील स्कीम की ही तरह एक और स्कीम है जो कि कम उम्र के बच्चों के लिए होती है, यस एज सर। वेल एज प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं उनके लिए होती है। उस स्कीम का आप नाम बता सकते हैं? यस सर, ये स्कीम का नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ICDS स्कीम। ये 1975 में शुरू हुई थी, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। अच्छा, आपने बोला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम और ICDS बोला, तो आपने तो P बोला है। सॉरी सर, उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, क्लियर? यस सर, श्योर ICDS। है आप? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक और स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर, यह मिशन 2007 में स्टार्ट हुआ था। इसमें जो खाद्यान्न फसलों की उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इसमें गेहूं और चावल की जो उत्पादन बढ़ाने पर सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा अभी तक भारत की पॉपुलेशन में या मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन में? इससे क्या ऐसा फायदा हुआ? सर इससे ये, पहले जो भारत में गेहूं और धान का उत्पादन बहुत कम होता था, इस मिशन को लाने के बाद गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ गया है। साथ ही साथ जो हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है हम उसका निर्यात भी कर सकते हैं, तो इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए भी वो पॉजिटिव रहा। तो क्या इस स्कीम को इसलिए हम लोग लेकर के आए कि प्रोडक्शन बढ़ जाए और हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें? नहीं सर, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसके एक टर्म है, आप उस टर्म का नाम बता सकते हैं? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। फूड सेफ्टी जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही एक और टर्म आता है, ये सर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी। क्या डिफरेंस है फूड सेफ्टी फूड सिक्योरिटी के अंदर? सर फूड सेफ्टी ये होता है कि जो कोई भी फूड है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ होना चाहिए, और फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जिस भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता हो, सही समय पर और कम पैसे में, मतलब उनके लिए भोजन अवेलेबल हो जाए, ये फूड सिक्योरिटी है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत कुछ ऐसा किया गया जिससे कि जितने भी पॉपुलेशन में उपस्थित लोग हैं, जो जनसंख्या में जो भी लोग हैं उनके पास में पर्याप्त मात्रा में भोजन की पहुंच हो? ये सर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पारित किया गया था। इसके तहत भारत की 80 करोड़ जनसंख्या को शामिल किया गया और उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। पर पर्सन कितना मात्रा में अभी अनाज वितरित किया जाता है इस एक्ट के तहत? सर पर पर्सन 5 kg अनाज दिया जाता है, और जो BPL वाले लोग होते हैं उनको 35 किलो अनाज दिया जाता है। BPL के लिए आपने बोला कि 35 किलो अनाज दिया जाता है, तो क्या उसके लिए कुछ चार्जेस दिए जाते हैं? नहीं सर, चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, वो फ्री होता है। इस योजना का नाम बता सकते हैं आप जो BPL स्पेशली BPL के लिए लाई गई और उनको मुफ्त में अनाज दिए जाते हैं 35 किलो तक? ये सर उसका नाम है अंत्योदय अन्न योजना।
दोस्त हैं जो कि फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाने जाते हैं कि हम नए नए व्यवसाय उत्पन्न कर सकें फूड टेक की फील्ड में, उसके लिए उनको ओपन अप किया गया और उसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है और प्रैक्टिकली भी उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है। यस अभी सर। हाल ही फिलहाल में उस इंस्टीट्यूट को नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा भी दिया गया, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? ये सर अभी हाल फिलहाल में निफ्टेम को 2021 में नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। भारत में दो निफ्टेम हैं, एक तंजावुर में है, एक कुंडली हरियाणा में है। तो दोनों जगह मानव संसाधन का विकास होता है और उद्यमिता का विकास किया जाता है फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि गवर्न करती है निफ्टेम को? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। अच्छा, कौन मंत्री है उस मंत्रालय में? सर श्री चिराग पासवान अभी वर्तमान में भारत के चिराग पासवान। जी जी जी, ठीक है ठीक है। अंकित जी, बाकी के फ्रेंड आपसे प्रश्न करेंगे। अंकित, अभी आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे, यस सर। जो एज अ ऑफिसर अगर हम बात करें तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की भूमिका भविष्य में किस तरह से आप देखते हैं कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की मेन तरीके से जो भूमिका रहेगी सरकार के अंडर में या फिर हम समाज में अगर उसको देखें? सर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है वो मतलब एक लोक सेवक के से ज़्यादा समाज सेवक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यदि फूड सेफ्टी ऑफिसर अपनी ईमानदारी से कार्य करेगा तो लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध होगा। सुरक्षित भोजन से वो बीमार कम पड़ेंगे और स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय जो है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से और सरकार का जो भी एक्स्ट्रा व्यय होता है उसके लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर आप कहीं पर भी इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं और वहाँ पर कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है जो उसको कंप्लायंस करने चाहिए थे, उन कंप्लायंस को वो फुलफिल नहीं करता है और जो भी उसने वायलेशन किए हैं और उनको वो इग्नोर करने के लिए, उनको छिपाने के लिए आपको प्राइम देने की कोशिश करता है, तो उस समय आपका एक्शन क्या होगा वहाँ पर? यस सर। सर यदि मैं इंस्पेक्शन के लिए जाता हूँ तो मेरे एफएसएस एक्ट 2006 के तहत जो भी मेरे कर्तव्य हैं मैं उन कर्तव्य को करूँगा। और यदि कोई मेरे लिए ब्राइब ऑफर करता है तो मैं सर्वप्रथम उसको स्पष्ट रूप से मना करूँगा और इसके अलावा मतलब उसकी ये भी कहूँगा कि ये गैर कानूनी है, उसके लिए इसके लिए सजा भी हो सकती है। और जो मेरे काम हैं, जो भी सैम्पलिंग करना है, निरीक्षण करना है, वो मैं करता रहूँगा। ठीक है, अगर आपके ऊपर कुछ प्रेशर हुआ वहाँ पर, क्योंकि आपको भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, मैनेज करना होगा, तो उस परिस्थिति में आप किस तरीके से डील करेंगे? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सिस्टम में जाएंगे और कुछ थोड़ा बहुत तो प्रेशर आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा, तो वहाँ पर आप किसको प्रायोरिटी देंगे? सर यदि एक एफएसओ के लिए जो पब्लिक हेल्थ है वो सबसे उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि उसको पब्लिक हेल्थ की रक्षा करनी चाहिए। यदि सर एक एफएसओ के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर होता है तब भी वह अपने जो कर्तव्य हैं वो करे, क्योंकि सर यदि पब्लिक किसी भी तरह से इफेक्टेड होती है तो ये फिर सॉरी सर मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ इसको। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, आप एज अ ऑफिसर जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो आपको अभी क्या लगता है कि फूड सेफ्टी को लेकर के जो भी चीज़ें करी जा रही हैं, चाहे लेबोरेटरीज को सेटअप किया जा रहा हो, चाहे इनिशिएटिव्स बनाए जा रहे हो, चाहे बहुत सारी बातें हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं और भी लोग कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पे क्या वाकई में ये ऑर्गेनाइजेशन जो बने हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, क्या ये वाकई में इफेक्टिव है और इन्फोर्समेंट सही तरीके से हो पा रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ नाम के डिपार्टमेंट्स हैं? क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली अपना काम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं? यस सर, जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जो भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर खाद्य सुरक्षा जो फूड सेफ्टी है वो दिख भी रही है। सर हमारे यहाँ जो स्थानीय स्तर पर इंदौर में भी और अलग अलग जगह पे जहाँ भी जैसे बिना लाइसेंस के यदि कोई अपना व्यवसाय चला रहा है या फिर मिलावटी कुछ मिठाइयाँ वगैरह बना रहा है या सिंथेटिक मिल्क बना रहा है, तो वहाँ पर जो फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपना कार्रवाई करती हैं।
उनकी जो यदि बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, उन पर फाइन लगता है। तो सर ये कहना तो गलत हुआ कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो सर मतलब फूड सेफ्टी के लिए काम हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ना ही मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अलावा इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि अडल्ट्रेशन के केसेस उसके बाद भी बढ़ रहे हैं। तो हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, चलो ठीक है, अगर ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है तो ये चीजें कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कम नहीं हो रही। तो क्या इसका रीजन है कि जो हमने पेनाल्टीज का अमाउंट रखा है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से अगर एक लोग को हम पकड़ रहे हैं, उनके ऊपर फाइन लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी जो दूसरे लोग हैं वो उसको नहीं रोक रहे हैं, कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं। तो आपकी इस पे क्या राय है कि जो हमारे लॉ में पेनाल्टीज रखी गई है या फिर जो कंप्लायंस बनाए गए हैं उसमें कोई कमियां हैं, उसमें कुछ सुधार होने चाहिए, और ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? सर जो हमारा एक्ट है उसमें तो सबसे बड़ी सज़ा आजीवन कारावास को रखा गया है। लेकिन सर कहीं मिलावट के निरंतर बढ़ने का कहीं ना कहीं कारण ये हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा होने के कारण सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है। तो आर्थिक लाभ कमाने के लिए जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं वो मिलावट को एक माध्यम अपन बनाते हैं। जैसे आजीवन कारावास है तो वो तो उस केस में है अगर किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर की अगर डेथ हो जाती है। यस सर। लेकिन अगर उसकी हेल्थ खराब होती है तब तो छोटा मोटा पेनाल्टी है। तो हम उस दिन का इंतजार क्यों करें कि जब किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद में हम उस सजा का प्रावधान लगाएं? तो क्या आपको लगता है कि जो एक एक 2 लाख रुपए पेनाल्टीज है, कहीं एक्सट्रानियस मैटर को लेकर के, कहीं हाइजीन को लेकर के, तो क्या इनमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, या फिर 1 लाख 2 लाख, या फिर स्टार्टिंग फूड को लेकर के जैसे 3 लाख रुपए पेनाल्टी, ये ठीक है? किसी बड़े बिजनेस ओनर के लिए 3 लाख रुपए आज के टाइम पे आपको क्या लगता है बहुत ज्यादा अमाउंट है, या इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? सर एक्ट में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान तो ठीक हैं, बस इनका इन्फोर्समेंट करने के लिए थोड़ी सी सख्ती अपनाई जानी चाहिए। जैसे कि यदि कोई भी फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर फूड अथॉरिटी जब इंस्पेक्शन करते हैं या फिर कोई उल्लंघन होता है वहाँ जाके कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मतलब उससे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इस बारे में जागरूक करना चाहिए कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर भी ये हो सकता है। तो सर कहीं ना कहीं एक्ट तो ठीक है, बस इन्फोर्समेंट करने के तरीके को थोड़ा सा और कठोर बनाया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। तो आप एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर एक एनफोर्समेंट ऑफिसर काम करेंगे, और आप फ्रंट लाइन ऑफिसर होंगे, यानी कि पब्लिक के सामने आप ही फ्रंट में जाएंगे और कोई ऑफिसर नहीं जाएगा पूरे फूड सेफ्टी इकोसिस्टम में। डिपार्टमेंट में फूड सेफ्टी ऑफिसर को ही जनरली लोग जानते हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर या कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को नहीं जानते हैं। तो आप इस इन्फोर्समेंट सिस्टम को कैसे और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे? क्या ऐसे कदम आप उठाएंगे लॉ के दायरे में ही रह करके, जहाँ पे आपको लगता है कि आप और बेहतर तरीके से चीजों को improve कर सकते हैं? ये सर अभी जो गवर्नमेंट मोबाइल टेस्टिंग लैब्स को बढ़ावा दे रही है, तो ये मोबाइल टेस्टिंग लैब वाला सिस्टम जो है उसके माध्यम से जो सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग के करने के बाद रिपोर्ट आने का टाइम कम होगा, तो सैम्पलिंग ज़्यादा हो सकती है, बहुत जल्दी एक्शन लिया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है रिपोर्ट आने में टाइम लग जाता है और फिर देर हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को कम करने के लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा सर जो स्थानीय प्रशासन होता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत हो गई और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका हो गई, तो इनके सहयोग से कार्य किया जा सकता है। और सबसे बड़ा सर पब्लिक का कंट्रीब्यूशन, यदि पब्लिक जागरूक रहेगी, यदि पब्लिक का कंट्रीब्यूशन मिलता है तब भी हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो फूड सेफ्टी ऑन व्हील जैसे मोबाइल लैब्स की आपने बात करी, तो अभी मध्य प्रदेश में कितनी लैब्स हैं जो फूड सेफ्टी ऑन व्हील? सर ये डेटा मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश में टोटल जैसे कि 55 जिले हैं, तो के हिसाब से पूरे स्टेट में अगर हम फूड सेफ्टी ऑन व्हील की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि बिल्कुल सही बात है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है टेस्टिंग कराने में, रिपोर्ट आने में। तो अगर फूड सेफ्टी ऑन व्हील हमारे पास में ज़्यादा होंगे तो हम जगह जगह पर जाकर के टेस्टिंग कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपके हिसाब से अगर आप एक सजेशन देना चाहें, आप एज ऑफिसर सिस्टम में काम करेंगे, तो आपके हिसाब से लगभग कितनी फूड सेफ्टी ऑन व्हील या फिर मोबाइल लैब्स होनी चाहिए पूरे प्रदेश में?
ये सर जैसे मध्य प्रदेश को वर्तमान में 10 संभागों में विभाजित किया गया है। तो यदि प्रत्येक संभाग के लिए यदि एक या दो फूड सेफ्टी ऑन व्हील हों तो ये रिपोर्ट आने का जो टाइम है वो कम हो सकता है। तो अभी तो उस हिसाब से देखें तो आपके मध्य प्रदेश में 15 फूड सेफ्टी ऑन व्हील है, तो उस हिसाब से तो ये नंबर पर्याप्त है। अगर हम एक एक भी रखें तो 15 फूड सेफ्टी ऑन व्हील है एट प्रेजेंट, अगर हम देखेंगे ना, तो उस हिसाब से लैब्स का नंबर तो फिर भी अगर, क्या आपको लगता है कि एक लैब पूरे पर्टिकुलर एरिया में अगर वो सेम एरिया में वापस भी आना चाहे तो क्या वो 1 महीने या 2 महीने बाद भी वहाँ पे वापस आ पाएगी? अगर एक दिन में वो कितनी प्लेसेस पे टेस्टिंग कर पाएंगे? सर इसके लिए तो इनकी संख्या थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। 15 यदि वर्तमान में 15 है तो इससे तो ये जो टेस्टिंग है वो पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि कई बार जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है उससे काफ़ी दूर भी जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, आपको अगर मध्य प्रदेश में चूज करना हो कि वैसे ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन फिर भी वो कौन सा जिला होगा जहाँ पर आप एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर काम करना चाहेंगे? आपका कोई ड्रीम शहर रहा हो जिसके बारे में आपने सोचा हो कि अगर मुझे यहाँ पे पोस्टिंग मिलती है तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव या चेंजेस लाना चाहूँगा? और बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक कंडीशंस आपने कहीं पर भी पूरे मध्य प्रदेश में ऑब्जर्व करी हो, वहाँ का चाहे वो जो भी हमारी स्ट्रीट फूड्स होते हैं उनको लेकर के, वो बस स्टैंड हो सकता है, रेलवे, कहीं पर भी आपने ऑब्जर्व किया और आपको लगता हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है? ये सर जैसे कि मैंने बताया आपकी मैं सागर ज़िले से आता हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगा कि मुझे बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, मैं अपने एरिया में रहकर वहाँ जो लोगों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है उसको पूरा करूँ। और ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं और उस क्षेत्र में थोड़ा मिलावट के केसेस भी आते हैं, तो मैं वहाँ रहकर कार्य करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अच्छा, लोगों को अवेयरनेस करने की बात आई, जनता को अवेयर करने की बात आई, तो वहाँ पर आप सरकार की तरफ से, बेसिकली केंद्र सरकार में जो एफएसएसएआई है उसकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव बनाए गए, कुछ लॉन्च किए गए हैं, वो कुछ इनिशिएटिव के आप नाम बता पाएंगे जो ग्राउंड लेवल पे आप यूज करेंगे और उससे लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे? ये सर एफएसएसआई का जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है वो है ईट राइट इंडिया। ईट राइट इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जिससे पब्लिक को जागरूक किया जा सकता है। जैसे वहाँ पर जो छोटे छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उनको फॉस्टैग या फॉसफॉस के माध्यम से उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की जानकारी देना। जो छोटे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या दूध विक्रेता होते हैं उनको लाइसेंस और उनको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना। और जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनको वहाँ पे आंगनबाड़ी के माध्यम से या फिर जो प्राथमिक स्कूल हैं वहाँ उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो फोस्टैग से आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? तो फोस्टैग प्रोग्राम में ऐसा कुछ है कि जो वहाँ की जनरल पब्लिक है, ऑडियंस है, कंज्यूमर है, उसको आप फोस्टैग से कैसे कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं? तो फोस्टैग के बारे में क्या राय है आपकी? सर फोस्टैग डायरेक्टली जनता को जागरूक नहीं करता, लेकिन उसमें जो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का जो किया गया है, जो छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से जो उनके पास जो ग्राहक मतलब जो लोग आते हैं वो उनको बता सकते हैं। ठीक है, ओके, यस। तो अंकित जी, जैसा कि आपने बताया आप सागर जिले से बिलोंग करते हैं। यस सर। तो क्या आप बता पाएंगे सागर जिले के अंतर्गत कौन सी जो सब्जी है सबसे ज्यादा उसका उत्पादन होता है? सर सागर जिले में बेसिकली आलू और प्याज का उत्पादन ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर ओडीओपी के बारे में आप जानते हैं, ओडीओपी क्या है? ये सर ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता है। और सरकार की किस स्कीम के अंतर्गत इसको प्रमोट किया जाता है ओडीओपी? सर जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना उसके तहत इसको ओडीओपी को प्रमोट किया जाता है। अच्छा, आपके जिले का ओडीओपी उत्पाद का नाम बता दीजिए। सर सागर जिले का ओडीओपी उत्पाद है कृषि मशीनरी है, कृषि यंत्र। अच्छा, क्या टमाटर ओडीओपी के अंतर्गत नहीं आता? नहीं सर, टमाटर सागर जिले से नहीं है, टमाटर सतना जिले से ओडीओपी में आता है। अच्छा, श्योर है आप इस बारे में कि ओडीओपी के बारे में क्या है, आपको ये जानकारी है कि कोई एक ही उत्पाद 2 से 3 जिलों में भी हो सकता है? यस सर, हो सकता है। चलिए, ठीक है। अगर हम
करके काम करते हुए जो है अपने प्रोडक्ट को निर्यात करेंगे? सर एपिडा। ओके, सर पेड़ा का पूरा नाम बता पाएंगे क्या होता है? सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, याद नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं अभी इसको। अच्छा, चलिए अपेडा आपको कोई सर्टिफिकेट जरूर वहां पर प्रोवाइड करेगी जो आपको एक तरह से प्रमाणित करेगा कि आप एक रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर हैं। यस सर। वो कौन सा सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट का नाम क्या रहता है? सॉरी सर। अच्छा, चलिए आपका कोई भी उत्पाद, फूड प्रोडक्ट या कोई भी कृषि का उत्पाद आप बाहर भेज रहे हैं कंट्री से, तो उसमें किसी तरह की कोई पैथोजन ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई इंसेक्ट पेस्ट ना हो उसमें, तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? सर इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। चलिए इंडिया की क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? नाम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? सॉरी सर याद नहीं आ रहा है मुझे। चलिए आप कोई बात नहीं, चलिए आप उस सर्टिफिकेट का नाम बता दीजिए जो ये चीज को इंश्योर करता है कि आपका जो भी मटेरियल है वो सेफ है, उसमें किसी तरह का कोई डिजीज नहीं। सॉरी सर। ओके, मध्य प्रदेश आपका स्टेट जो है किन किन कृषि उत्पादों में अग्रणी है अभी के समय में? सर वर्तमान कोई दो समय, उत्पादों के नाम बता दीजिए। ये सर वर्तमान समय में मध्य प्रदेश दलहन उत्पाद में अग्रणी है, और दलहन के अलावा सर चना और सोयाबीन में भी अग्रणी राज्य है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एनिमल प्रोडक्ट के अंतर्गत, तो एनिमल प्रोडक्ट के अंतर्गत कौन सा उत्पाद सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है मध्य प्रदेश में? सर एनिमल प्रोडक्ट में जो दूध है वो मतलब इंडिया में 3rd रैंक है सर, एमपी में दूध उत्पादन के लिए। अच्छा, लगभग कितना प्रतिशत भारत का जो है उत्पादन मध्य प्रदेश करता है अभी के समय? सर मिल्क, जी बिल्कुल। सर मध्य प्रदेश 9% दूध उत्पादन करता है पूरे भारत का। ओके, वेरी गुड। अगर देखिए हम बात करते हैं मिलेट्स की, तो वर्ल्ड में अगर संसार में हम देखें, विश्व में देखें, तो भारत का कौन सा स्थान है मिलेट के उत्पादन में? सर कंफर्म तो नहीं पता सर, फर्स्ट होना चाहिए। ओके, और मध्य प्रदेश में मेजरली कौन कौन से मिलेट प्रोडक्शन की जाती है? कौन कौन से मेजर मिलेट है? सर मध्य प्रदेश में रागी, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा और सबई, ये मिलेट से उत्पादन होता है। चलिए ठीक है। भारत में अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी है, प्रति व्यक्ति मिल्क की उपलब्धता कितनी है प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम देखें? सर 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें 552 ग्राम पर डे की मिल्क उपलब्ध था। अच्छा, आपने इसको ऑफिशियली चेक किया है या आप ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं? सर ऑफिशियली चेक नहीं किया था सर, मैंने जो पढ़ा था यूनिट 5 में उस टाइम, तो सर मुझे थोड़ा सा डेटा याद आ रहा है, 552 के समथिंग ही कुछ था। अच्छा, वैसे 500 तक अभी रीच हुआ नहीं है। चलिए, पोस्ट हार्वेस्ट इंस्टीट्यूट ऐसा कौन सा है भारत में जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इंजीनियरिंग पे काम करता है, कहाँ पर लोकेटेड है? सर ये ICAR का एक इंस्टीट्यूट है जो लुधियाना में लोकेटेड है। ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। नाम बता पाएंगे इंस्टीट्यूट का, क्या नाम है उसका? सॉरी सर अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इसका। ठीक है। किसी भी फूड प्रोडक्ट की बात करें या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो कोई दो तरह के कैटेगरीज में जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बांटा गया है, वो कौन सी कैटेगरीज है? सॉरी सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का क्या होता है, कौन कौन से उत्पादों से हम इसे तैयार कर सकते हैं? सर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको यूज़ करने के बाद माइक्रोब्स द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है। यह स्टार्च और सेल्यूलोज से बनाया जाता है।
कॉर्न स्टार्च या फिर प्लांट की सेल्यूलोज से इसको बना सकते हैं। ठीक है। अंकित जी, आपका इंटरव्यू यहीं पर ओवर होता है। आपको कैसा लग रहा है कि क्या आपका फीडबैक रहा है इस इंटरव्यू से रिलेटेड? सर मुझे एग्रीकल्चर वाली यूनिट को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा अच्छे से। ठीक है। बाकी के सेगमेंट में फूड लॉ, फूड रेगुलेशंस या इन सब में कैसा परफॉर्मेंस आपके अनुसार? सर ठीक रहा लगभग। ठीक है। कुछ छोटे मोटे फीडबैक हैं कि जो देना चाहेंगे, जैसे कि आपने सेक्स रेशियो आई थिंक बताया था, तो वो 9:36 बताया था, जो कि 2011 के अनुसार 9:31 के आसपास है। तो इन सब डेटास को उनको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। सब चीज़ें से पूछी जाती है, उसको आप याद रखिएगा। ये आपको पता है, प्रिपेयर है, बहुत अच्छी बात है। यस सर। बाकी जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए जैसे स्कीम से रिलेटेड, तो उसमें आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। कोशिश करिएगा कि और भी जो स्कीम्स हैं जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में चल रही हैं और उससे धरातल पर काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं लोगों को, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यस सर। अपार्ट फ्रॉम दैट, फूड सेफ्टी की जो यूनिट थी उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस निश्चित पूछे जाते हैं, जैसे कि GMP, GST, HACCP, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यस सर। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा, बाकी के टीचर्स आपको फीडबैक देंगे। इनकी ऑल ओवर बेसिक नॉलेज ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं तो फिर उतना डेप्थ में जाएंगे नहीं कि डिटेल में आपसे सेक्शंस वगैरह पूछें। आपको एक ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फूड सेफ्टी इकोसिस्टम कैसे एग्जिस्ट करता है यस और कैसे हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, FSSAI किस तरीके से इन्वॉल्व होता है, उसका क्या काम है, फंक्शंस क्या है, एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर आपके क्या काम है, और पर्टिकुलरली चैप्टर्स जो है लॉ में कहाँ पर क्या मेंशन है। और जहाँ पर भी हाइजीन की बात आएगी, हमेशा शेड्यूल नंबर 4 जो हमारे लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में आप देखें। तो ऑल ओवर ठीक है, और इंटरव्यू के लिए जितना चाहिए मेरे हिसाब से इनफ है, और बाकी आपके एग्जाम में मार्क्स के हिसाब से ऑलरेडी आपने अच्छा स्कोर किया। बाकी प्रिपरेशन वगैरह के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने कुछ अदर रिसोर्सेस या फिर कैसे क्या आपने पढ़ाई करी थी? सर एग्ज़ाम के लिए मैंने एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ से मुझे मतलब जो कंटेंट था उतना क्वालिटी कंटेंट नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने स्व एजुकेशन का जो भी जितना भी कंटेंट मुझे मिला, उसकी मैराथन और उसकी जो भी यूट्यूब से जितना मटेरियल मिला और क्लासेस, वो सारा मटेरियल मैंने कंप्लीट किया था। सो एजुकेशन में आपने मेनली यूट्यूब सेशन पे फोकस किया था या फिर जो प्रॉपर जो क्लासेस गई थी 300 प्लस जो सारे सब्जेक्ट्स थे उस पे आपका मेजर फोकस था? सर मैंने पेड बैच नहीं लिया था, लेकिन एक भैया थे मेरे, उनने बैच लिया था, तो वो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं थे, तो मैंने उनका बैच लॉगिन करके उससे सारी क्लास कंप्लीट की थी। अच्छा, तो मतलब आप डायरेक्टली नहीं ज्वाइन हुए थे? यस सर। आपने आपने भैया का बैच लेकर के उसके बाद में आपने ज्वाइन किया था? ठीक है, ओके ओके ओके। तो आपने क्लासेस एंड जो टेस्ट वगैरह हुए थे उनको प्रॉपर तरीके से आपने दिया था? ये सब क्लासेस, मैराथन, टेस्ट जितने भी थे और जो रिवीजन क्लास चलती है, डाउट सेशन, उनको भी सब कंप्लीट किया था। ओके ओके, ठीक है अंकित। तो बढ़िया है, फीडबैक वगैरह भी अच्छा है और आप बस इंटरव्यू में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर है। ठीक है, थैंक यू। तो अंकित जी जानकारी आपको काफी सही है, आपने ऐसी जानकारी जो है एकत्रित करने की कोशिश की है जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो थोड़ा ध्यान आपने देना है अपेडा से रिलेटेड एक्सपोर्ट पे, क्योंकि फूड सेफ्टी तो सही है, फूड सिक्योरिटी पे भी यहाँ पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है फूड रिलेटेड। ओके सर। तो इस चीज की जानकारी जरूर आपको होनी चाहिए। कुछ बिजनेसेस जैसे MSME बिजनेसेस हो गए, क्या लोन उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है, कौन प्रोवाइड करता है, अगर कोई बिजनेस ऑपरेटर जो है इंडस्ट्री खोलना चाह रहा है तो क्या अपना पैसा उसे लगाना पड़ेगा, सरकार की ओर से कोई योजनाएं हैं इसके लिए, तो ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। बाकी आपने ODOP की भी योजना के बारे में बताया, सही बताया, ठीक है। यस PMFFB स्कीम जो रहती है यस सर। जो एम्प्लॉयमेंट से प्रमोट किया जाता है। यस सर। ODOP प्रोडक्ट अपने जिले के और अपने जिलों के आसपास के या कुछ ऐसे मेजर उत्पाद जिसमें जो है मध्य प्रदेश अग्रणी है उसके बारे में थोड़ा जानकारी रखनी है। और साथ ही साथ जो अभी एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया था पर कैपिटा मिल्क
ये सर 285 ग्राम है करंट टाइम पे। ये सर ओके थैंक ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ, आपको मिल जाएगी इन्फोसिस फैक्ट्री की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और बाकी जानकारी आपको चाहिए, बस ये थोड़ा जो जनरल चीजें हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड है, खाद्य उत्पादों से संबंधित है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप एकत्रित कर लीजिएगा। यस सर ओके सर। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते थे क्वेश्चन अगर आपका है। सर जो अपना सर्टिफिकेट वाला वो बताया था कि एपिडा कौन सा सर्टिफिकेट देता है, उसके बारे में जानकारी नहीं था। देखियो आरसीएमसी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो से कहा जाता है, ये भी आपको पूरी जानकारी जो है पेड़ा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, प्रोडक्ट कितने हैं, कितने प्रोडक्ट बाहर भेजे जाते हैं, कौन कौन से एनिमल प्रोडक्ट उसमें है, मिल्क है नहीं है, वो सारी चीजें आपको जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। ओके सर ठीक है। अंकित जी, जो आपने हॉबी बताई अपनी बुंदेली व्यंजन बनाना, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपसे रेसिपीज वगैरह भी पूछी जा सकती हैं, बनाने की विधि पूछी जा सकती है। यस सर और जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसी के अकॉर्डिंगली आप बताइएगा। ऐसा नहीं देखा जाता कि आपने कुछ गलत बता दिया, बट उनको बस इतना जानना है कि क्या वो सच में आपकी हॉबी है या नहीं है। यस That सर is, ओके सर ठीक है, तो बस इसको आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। बाकी बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बाकी जो भी आपके प्रश्न आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव। सर फूड केमिस्ट्री में वो कितना डीप पूछ सकते हैं, मतलब क्या क्या तैयार करना पड़ेगा फूड केमिस्ट्री से? नहीं जाएंगे वो फूड केमिस्ट्री में डीप में।